So guys, today we are going to start with the fifth chapter, money. आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 है संदीप गर्ग में, बहुत ही छोटा चैप्टर है. विल ट्राई कि आज ही स्टार्ट करके एंड आज ही फिनिश कर दें इसको, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. तो सबसे पहले बात करते हैं मनी की. व्हाट इज मनी? द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आप मनी के बगैर एग्जिस्ट नहीं करते. और सारा जो इकोनॉमी है, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इकोनॉमी, जितनी भी इकोनॉमी इंडिया के बाहर, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, जो भी अभी तक पढ़ा है, वो किस लिए पढ़ा है? मनी के लिए. तो बेसिकली इकोनॉमी और मनी का मेन रिलेशन है. क्योंकि इकोनॉमी में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? जीडीपी, एनएनपी, यही सब पढ़ रहे थे ना. स्टॉक फ्लो, और भी कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, फाइनल कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो ये जितना भी हमने अभी तक पढ़ा था, या आगे भी इकोनॉमिक्स में जो पढ़ेंगे, या 11th में जो भी इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, वो सारा का सारा किससे रिलेटेड है? मनी. तो इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए कि हम इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हम पैसों के लिए पढ़ रहे हैं, कि पैसों से रिलेटेड है. तो मनी का मतलब आपको समझ आ जाएगा और चैप्टर पढ़ेंगे तो मनी के अंदर जो पहली चीज पढ़ने वाली है वो है बार्टर सिस्टम. तो पहले पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम आपको पता है एक सिस्टम होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स. गुड्स की अदला बदली करने के सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम. ये हमारे को तब यूज करते थे जब हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था. मतलब कि बाजार में मनी अभी बना नहीं था. तो जब मनी नहीं था तो हमको कुछ चीज़ें अदला बदली करने की ज़रूरत पड़ती थी. क्यों पड़ती थी? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी इंडियन इकोनॉमी खत्म कराया आपको फर्स्ट चैप्टर. उसमें हमने क्या पढ़ा कि मेन इकोनॉमिक में जो ऑक्यूपेशन हो रहा था वो कौन सा हो रहा था? एग्रीकल्चर का. एग्रीकल्चर का था. अब एग्रीकल्चर में मान लो मैंने क्या बनाया? वीट बनाया, राइस बनाया, ठीक है, और भी कुछ ना कुछ बनाया होगा, पल्सेस बना लिए. चलो, अब ये तो मेरी खाने पीने की सेल्फ कंजम्पशन की चीज हुई. तो कई लोग तो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, कई लोग हैंडीक्राफ्ट्स में लगे हुए थे. इसी तरह कई लोग एनिमल रेयरिंग करते थे, जो पशुओं को पालते थे, दूध दही मक्खन का काम करते थे. तो उनको क्राफ्ट्समैन कहते थे, नहीं, उनको हर्डर्स कहते थे, जो एनिमल की वो करते थे, जो एनिमल्स को पालते थे, पशुओं को पालते थे, गाय भैंसों को पालते थे, बकरियों को पालते थे. तो अब इनके पास तो क्या मिलेगा? क्लॉथ, पॉटरी का सामान, मटका वगैरह, घड़े का मटका, जो मिट्टी का बर्तन होता है, ठीक है, यूटेंसिल्स, और स्वेटर वगैरह कपड़े हो गए, और आर्टिस्टिक चीजें होती थी. इसी तरह इनके पास क्या मिलेगा? मिल्क, घी, बटर, पनीर, एक्सेट्रा. तो ये कुछ कुछ चीजें लिख दी. इसके अलावा और भी लोग काम करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सर्विस सेक्टर था. लेकिन सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रीज मतलब फैक्ट्रीज नहीं थी, घरों घरों में कुछ सामान बना ली. तो इसी को हैंडीक्राफ्ट को इंडस्ट्री कहते थे बेसिकली. तो अब मेरे पास वीट पड़ा है, मैं अपने आप को इस कैटेगरी में रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, समझाने के लिए. मेरे पास वीट है, वो मैं अपना खा रहा हूँ. अब मेरे को कपड़े भी तो पहनने हैं, तो कपड़े मेरे को कौन देगा? मेरे को कपड़े ये देगा. तो मैं इससे मांगता हूँ कि भैया मेरे को कपड़े दे. कह रहा ठीक है भैया ले ले. अगर मैं इसको कपड़े दूंगा तो इसको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए. तो मेरे को पहनने की जो कपड़े चाहिए वो मेरी जरूरत ये पूरी करता है, और इसकी जो खाने की जरूरत है वो मैं पूरी करता हूँ. तो ऐसे इकोनॉमी आपस में चलती थी. भाई इसके लिए खाना मैं बनाऊंगा, इसको दे दूंगा. मेरे को पहनने के लिए कपड़े चाहिए, मैं इससे ले लूंगा. ठीक है, अब खाना मेरे पास है तो मेरे को बर्तन भी तो चाहिए जिसमें बनाऊंगा. तो बर्तन मेरे को ये वाला बंदा देगा, मैं इससे बर्तन खरीदूंगा, ये मेरे से क्या खरीदेगा? आटा खरीदेगा. तो इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स. तो इसमें पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी,
कि भी तू मेरे को एक चीज़ दे, मैं तेरे को उसके बदले एक और चीज़ दूंगा। इसी तरह से अगर मेरे पास दालें पड़ी हैं, लेकिन मेरे को हर रोज़ दाल थोड़ी खाऊंगा, किस दिन मेरे को अच्छा दाल चाहिए, रोटी बनाऊंगा, रोटी के अंदर मक्खन तो लगाना है, घी तो लगाना है, तो मैं घी से लूंगा, इसको बदले में इनमें से कोई चीज़ दे दूंगा। तो इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बार्टर सिस्टम को हम इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी या सीसी इकोनॉमी। इसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके 1-1 में आते हैं, 1 मार्क्स में। सीसी इकोनॉमी का मतलब है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। तो बार्टर सिस्टम का या बार्टर इकोनॉमी का दूसरा नाम है सीसी इकोनॉमी। तो ये बहुत बढ़िया चल रहा था, तो हमने पैसा बनाया क्यों? सवाल ये उठता है कि यार मेरे को समझ ले घर में राशन है मेरे पास, तो मैं राशन वो जितना मेरे को खाने के लिए चाहिए यूज़ कर लूँगा, किसी और को दूंगा, उससे कपड़े ले लूँगा, ठीक है ना, महंगाई बढ़ेगी ना, टेंशन पैसा कमाने के लिए। जो मेरे पास है मैंने उसको दिया, जो उसके पास है उससे लिए, अदला बदली करी, अदला बदली एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो हमारा काम चल रहा था। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ बार्टर एक्सचेंज। लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारी थी कमियां, और वो कमियां हम पढ़ेंगे डिटेल में। बहुत सारी मतलब 4 कमियां थी, तो 4 कमियां फटाफट से पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है। और ये सब मतलब मैंने डिटेल में समझा तो दिया, पर आप लोग को तो आता ही है, बचपन से आप लोग यही तो पढ़ के आए हो। SST में पढ़ा आपने, और 10th 11th में भी पढ़ा होगा, 11th में तो नहीं सर, 9th में 8th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इसको रब करते हैं और लिमिटेशन शुरू करते हैं। तो लिमिटेशंस पढ़ने लगे हैं। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, क्या डिफिकल्टीज, क्या दिक्कतें आ गई, क्या ट्रबल्स आ गए हमको बार्टर सिस्टम यूज करने में, कि हमको मनी इजाद करना पड़ा। मनी क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड मीडियम एक्सचेंज करना पड़ा। तो पहली बात आई लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। कोइंसिडेंस वर्ड आप लोग को पता है, कोइंसिडेंस होता है कि यार आज बहुत कोइंसिडेंस हो गया कि मैंने सोचा कुछ था वो हो गया, तो इसे कहते हैं कोइंसिडेंस, कि मैंने सोचा था और ये हो भी गया, अच्छी बात है। आपने किसी को याद किया और उसका फोन आ गया तो कहते हैं कोइंसिडेंस हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो हम सोचते हैं वो हो जाए, जो हम चाहते हैं वो हो जाए। तो डबल कोइंसिडेंस का मतलब ये होता है, अब बार्टर सिस्टम में 2 बंदे होते हैं, एक होता है बायर, या दोनों बायर होते हैं बेसिकली, और दोनों सेलर भी होते हैं। तो हम वही लेके चलेंगे, अगर एक बंदा वीट दे रहा है और एक बंदा क्लॉथ दे रहा है, इसी एग्जांपल को लेके समझाऊंगा। अब मैं फार्मर हूं, ठीक है, मेरे पास वीट पड़ा है, मेरे को कपड़े की जरूरत पड़ गई, ठीक है जी, मैं किसके पास जाऊंगा? आई विल गो टू हिम, मेरे को कपड़ा दे। वो कह रहा तू मेरे को बदले में क्या देगा? कह रहा वीट दूंगा। कह रहा वीट तो मेरे घर में पहले ही पड़ा हुआ है, मेरे को तो चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पे हो गया कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हुई। मैंने सोचा था, कोइंसिडेंस का मतलब ये ना जो सोचते हैं वो हो जाए। मैंने सोचा था यार मैं इसके पास जाऊंगा और इसको बोलूंगा मेरे को कपड़ा दे, मैं इसको वीट दूंगा, इससे कपड़ा लूंगा, हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लैक ऑफ वांट, कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब मेरी वांट थी क्लॉथ, लेकिन वो मेरे को मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसको वीट नहीं चाहिए था। ये कहता मेरे को वीट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसके पास ऑलरेडी पड़ा है। क्या पता इसकी, अब मेरी वांट है, फार्मर की जो वांट है, मान ली मैं फार्मर हूं, मेरी वांट है क्लॉथ की, लेकिन जिसके पास क्लॉथ पड़ा है हैंडीक्राफ्ट्स वाला बंदा, ये दूसरा सेकंड पर्सन, इसको बी ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं। इसके पास क्लॉथ पड़ा है, लेकिन इसकी वांट क्या है? क्लॉथ तो इसका पड़ा है, इसकी वांट है राइस की। मेरी वांट है क्लॉथ की, पड़ा क्या है मेरे पास? वीट। इसके पास क्लॉथ पड़ा है लेकिन चाहता क्या है? राइस। अब होगी प्रॉब्लम। तो मैं अपना वीट मैं किसको दूं? क्योंकि मेरे पास देने के लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ वीट है। तो मैं कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ वीट दे सकता हूं। लेकिन वीट अगर किसी को नहीं चाहिए होगा तो मेरे को कपड़ा कौन देगा? अच्छा, एक और बंदा लेते हैं सी। सी की जो वांट है वीट की है, सी के इसके पास वीट पड़ा है, इसको क्लॉथ चाहिए। इसके पास क्लॉथ पड़ा है, इसको राइस चाहिए। सी के पास इसको वीट चाहिए, लेकिन इसके पास क्या पड़ा है? इसके पास सिल्क पड़ा है, या इसके पास मिल्क पड़ा है। इसके पास मिल्क पड़ा है तो इसको वीट चाहिए।
अब इस बेचारे को वेट चाहिए, ये किससे मांगेगा, इससे मांगेगा, लेकिन ये इसको वेट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसको बदले, अगर ये इसको वेट देगा तो बदले में क्या लेगा इससे, मिल्क। तो इसको तो मिल्क चाहिए नहीं, इसको क्या चाहिए था, क्लॉथ। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। अगर मेरे को खाने में वीट, सॉरी मेरे को खाने में कह रहा हूं, मेरे को क्लॉथ चाहिए लेकिन देने को सिर्फ वीट है, तो क्लॉथ वाला भैया कह रहा है वीट नहीं चाहिए, इसको राइस चाहिए। इस बेचारे को वीट चाहिए, ये मेरे से मांग सकता है, लेकिन ये मेरे से मांगने आया भी होगा, मैंने इसको मना कर दिया होगा, क्योंकि मैं अगर अपना वीट इसको दे दूंगा, ये बदले में मेरे को मिल्क देगा, मेरे को मिल्क चाहिए नहीं, मेरे को तो क्लॉथ चाहिए था। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं था, कि एक ही टाइम पे जो मेरे को चाहिए और जो मेरे पास देने को है वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा था बंदा। तो जरूरी नहीं है कि जो बायर मैं अगर देना चाहता हूँ अगले बंदे को वही चाहिए हो, उसको कुछ और भी चाहिए हो सकता था। तो बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मेरी जो वांट से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। तो मैं तब तक वेट करूंगा जब तक क्लॉथ वाले को वीट की डिमांड नहीं आती, जब तक उसका वीट के लिए मन नहीं करता। जब उसका वीट खत्म होगा तब वो मेरे पास आएगा कि भैया अब तू वीट दे, अब मैं तेरे को क्लॉथ देने को तैयार हूँ। तो तब तक मेरा वीट क्या पता खत्म हो चुका हो, या तब तक मेरे को क्लॉथ क्या पता मिल चुका हो। तो ये बड़ी दिक्कत आ रही थी, लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेकंड करते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू, ठीक है, वही एग्जांपल लेंगे, वीट, क्लॉथ। अब मान भी जाओ कि ये वाली प्रॉब्लम आई ना, क्या पता नहीं भी आई हो, हमेशा थोड़ी आती होगी। मैंने इसको बोला ये ए है, ये बी है, मैंने इसको बोला कि भैया मेरे को क्लॉथ देगा, मैं तेरे को बदले वीट दे दूंगा। कहता हाँ यार मेरे घर में भी वीट खत्म हो रखा है, आटा खत्म हो रखा है, तू दे दे। तो आपस में एक्सचेंज होना, एग्री हो गए। तो चलो हम एग्री हो जाते हैं, क्योंकि इसको भी जरूरत थी, क्योंकि हर रोज थोड़ी होगा कि उसको जरूरत नहीं थी, कभी तो उसको जरूरत पड़ेगी, तो वो मेरे को कपड़ा दे देगा, मैं उसको वो कर दूंगा। लेकिन मैं इसको कितना वीट दूं तो ये मेरे को उतना क्लॉथ दे। मान लो मेरे को समझ लो 10 मीटर कपड़े की जरूरत है, मेरे को क्लॉथ चाहिए 10 मीटर की मेरी वांट है कि मेरे को 10 मीटर कपड़ा दे देगा तो मैं उसको सिल के अपने पहनने लायक बना लूंगा। अब मेरे को 10 मीटर कपड़ा इससे मांगना है, कह रहा ठीक है भैया ले जा। अब ये 10 मीटर के बदले मेरे को वीट कितना देना पड़ेगा, ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। 10 मीटर के बदले कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि मैं डिसाइड करूंगा कि लोग डिसाइड करेंगे। तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कि 10 मीटर क्लॉथ की वीट के अंदर कितनी वैल्यू है। अगर यही पैसा होता तो हमको पता होता है यार 10 मीटर क्लॉथ अगर 500 रुपए का है, उसके बदले अगर आप मेरे को वीट दे रहे हो तो मेरे को 500 रुपए का वीट दे दो। मान लो क्लॉथ का रेट है 50 रुपए मीटर, ये रेट बता रहा हूँ मनी के टर्म्स में। 50 रुपए अगर मीटर रेट है तो 10 मीटर कितने का हुआ, 500 रुपए का। ठीक है, मैं शॉप पे गया, मेरे को बोला, मैंने उसको बोला भैया 10 मीटर क्लॉथ दे दे, कह रहा ठीक है भैया 500 रुपए दो। मैं कहा ठीक है, मैं वो एक काम कर, तो 500 रुपए की जगह मेरे से आटा ले ले। कह रहा कितना आटा देगा, कह रहा 500 रुपए का दूंगा। कैसे, अगर उसकी क्या कहते हैं वीट की ले, तो वीट का रेट रखते हैं हम 10 रुपए किलो। क्लॉथ है 50 रुपए मीटर, वीट है 10 रुपए किलो, तो 500 रुपए का देना है, तो कितना देगा 50 किलो। सीधी सी बात है, 50 इंटू 10 500, 10 इंटू 50 500। तो मतलब क्या हुआ कि 10 मीटर क्लॉथ के बदले 50 किलो वीट देना पड़ेगा उसको। लेकिन ये तो हमने इजीली डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमारे पास 500, ये जो टर्म था ये क्या था, रुपीज, और रुपीज होता है मनी। तो अब मनी था तो प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरे को उसने 500 रुपए का वो दिया, मैंने उसको 500 रुपए का वापस कर दिया। जब मनी नहीं है, मनी नहीं है, तो मेरे को कौन बताएगा कि 10 मीटर क्लॉथ कितने का है, या मैं तेरे को वीट कितने का दूं। मान लो हमने हिसाब लगाया कि 10 मीटर क्लॉथ के बदले हमको 50 किलो वीट देना था, ये तो हमने मनी के हिसाब से लगा लिया हिसाब। क्या पता ये 10 किलो दे दे उसको कि भैया 10 मीटर दिए 10 किलो ले ले, क्या पता वो ले भी ले, तो फर्क पड़ गया ना, ये महंगी आइटम है ये सस्ती आइटम है। अब मान लो ये क्लॉथ को हटा देते हैं, इसकी जगह पे लगा लेते हैं गोल्ड। ठीक है जी, मैंने इससे 10 किलो गोल्ड मांगा, क्या 10 किलो गोल्ड के बदले 10 किलो वेट बहुत है?
आप लोग बड़े हो चुके हो, आप लोग को पता है नहीं ना। तो 10 किलो वीट की गोल्ड के बदले बोला यार नहीं नहीं मेरे को 10 किलो नहीं चाहिए, मेरे को 100 किलो चाहिए। मैं बोलूँगा चल ठीक है 100 किलो ले जा। क्या 10 किलो गोल्ड के बदले 100 किलो वीट भी बहुत है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत कम है। पता नहीं कितने टन वीट लग जाएगा तब जाके 10 किलो गोल्ड पूरा होगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? कोई था ही नहीं, हिसाब किताब था ही नहीं। तो हिसाब किताब करने की दिक्कत आ रही थी। और कौन कितना देगा कितना लेगा, कितनी क्वांटिटी में देगा कितनी क्वांटिटी में लेगा, हिसाब बराबर इक्वल। जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो जितना आप ले रहे हो और जितना आप दे रहे हो ये इक्वल होना चाहिए, तभी एक्सचेंज होता है ना। तो ये इक्वालिटी कैसे आए? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एक मनी, एक वैल्यू थी ही नहीं किसी चीज की। क्योंकि आज तो उनको पता है ना, आप मार्केट में जाते हो भैया कितने की है, इसका भाव क्या है, इसका रेट क्या है। वो रेट वो भाव क्या होता है? वैल्यू। इसी को तो कहते हैं ना क्या रेट है, कितने की है, क्या इसकी वैल्यू, क्या इसका भाव है, क्या इसका प्राइस है। तो प्राइस रेट वैल्यू आ गई। ये आज हमारे पास है, मनी है, लेकिन तब नहीं थी वैल्यू। तो ये समझ ही नहीं आता था यार मैं इससे सोना लेने जा रहा हूँ 10 किलो, मैं इसको कितना हटा दूं। अगर मैं ज़्यादा दूंगा तो मैं नुकसान में हूँ, अगर मैं उसको कम दूंगा तो वो नुकसान है। तो दोनों में से एक पार्टी हमेशा नुकसान में होती ही थी। तो ये नुकसान होता था, तो लिमिटेशन थी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का मतलब होता है क्रेडिट, उधार। ठीक है जी। उधार पे कोई अगर चीज हम आज हम करते ही हैं, बोलते हैं कि यार मेरे को 10 किलो, ये मेरे को एक फ़ोन दे दे, मैं इसकी पेमेंट ईएमआईज पे दे दूंगा। तो ईएमआईज में क्या होता है? क्रेडिट पे बाद में आराम से देते रहते हैं, गाड़ी खरीदते हैं ईएमआई में पेमेंट करते हैं। वैसे भी हम मार्केट से कोई चीज़ उठा के, अब मान लो कि मैं एक शॉप पे गया ब्रेड लेने के लिए, शॉप पे जाके मेरे को याद है कि मैं तो पैसे घर पे भूला है, लेकिन वो ब्रेड वाला बंदा मेरे को जानता ही था क्योंकि रोज़ उससे सामान लेता हूँ मैं। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भैया पैसे घर पे रह गए। कह रहा कोई बात नहीं, शाम को दे जाइयो, कल दे जाइयो। मैं कहा ओके कोई बात नहीं। तो मैं ब्रेड लेके आ गया। तो ये क्या हो गया? उधार पे ले आया। ठीक है। मान लो मैंने किसी से कोई चीज ली, मैंने एक कंप्यूटर लिया और वो मेरा दोस्त था, मैंने दोस्त की शॉप से लिया। मैंने उसको बोला भाई पैसे नहीं है, तो ये 50,000 का है कंप्यूटर, मैं तेरे को 10,000 अभी दे देता हूँ, जो बाकी बचे 40,000 है ना, वो मैं तेरे को 6 मंथ्स के बाद दूंगा। तो वो मेरा दोस्त था, मेरे पे विश्वास करता था, उसने कहा चल ऐसा है कोई बात नहीं है, तो मेरे को 10,000 रुपये अभी दे जा, अभी पेमेंट कर दे, और 6 महीने के बाद मेरे को 40,000 दे दिए, कोई बात नहीं। लेकिन वो कहता कि काम कर 6 महीने बाद देगा ना, 40 की जगह ना 45 कर दियो। कह रहा क्यों? कह रहा है 6 महीने बाद देगा, कुछ एक्स्ट्रा लूंगा ना, कुछ मैं अपना इंटरेस्ट तो लूंगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ले ली। तो ये सब बातें होगी, क्यों होगी? क्योंकि ये एक प्राइस था, ये एक मनी में प्राइस था। इस टाइम पे अगर मेरे को कोई चीज चाहिए, मैं मनी का एग्जांपल साथ साथ दे रहा हूँ ताकि ये समझ आ जाए। अगर इस टाइम बार्टर सिस्टम के टाइम पे मेरे को कोई चीज चाहिए, क्लॉथ चाहिए, और मेरे पास घर पे वीट खत्म है, तो क्या वो मेरे को उधार पे देगा? चलो दे भी दिया। कहता ठीक है, मेरा एप्पल्स का बिजनेस है, मेरे पास एप्पल्स होते हैं, मेरे को कपड़ा चाहिए, लेकिन मेरे पास इस टाइम जो एप्पल्स है वो खत्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। अब एप्पल्स तो है, ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में उग जाएगा, उसको 6 महीने साल तो लगेगा कि भी जब मौसम सही आएगा, पेड़ पे फ्रूट्स उगेगा, तो फ्लावर से एप्पल बनता है। तो इसको तो टाइम चाहिए, कपड़ा मेरे को आज चाहिए। मैंने उसको बोला भैया तू मेरे को प्लीज़ कपड़ा दे दे, मैं तेरे को जो एप्पल है वो दूंगा 8 मंथ्स बाद, ठीक है, आफ्टर 8 मंथ्स। ये मैं ले रहा हूँ टुडे, और एप्पल मैं तेरे को दूंगा 8 महीने का। तो चलो ये मान भी गया। तो ये बोलता है कि पहले मेरे को एप्पल दिखा तो सही, कौन सी क्वालिटी के देगा। कह रहा ठीक है, 1-2 एप्पल में बच्चे पड़े, सैंपल देख ले। तो उसने वो एप्पल उसको 2 एप्पल उसको दिखा दिए। ये क्या गारंटी है कि जो 8 महीने बाद एप्पल बन के तैयार होगा, पकेगा, वो सेम क्वालिटी का हो? ये तो कोई गारंटी नहीं है। और 8 महीने बाद अगर सेम क्वालिटी का ना बना तो क्या ये ले लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि भैया तूने 8 महीने पहले मेरे को कहा था ये वाली क्वालिटी के एप्पल देगा, अब तू मेरे को बेकार क्वालिटी के दे रहा है, हल्की क्वालिटी के दे रहा है। ये कह रहा भैया इस बार मौसम बेकार था, बारिश अच्छी नहीं पड़ी, तो एप्पल की क्वालिटी ख़राब है।
तो ये कहता है मेरी क्या गलती है, मैंने तेरे को सामान दिया, मेरा सामान वापस कर। अब वो सामान तो कपड़ा था, वो तो पहन चुका, फट भी चुका, तो कहाँ कैसे वापस करे। तो ये एक बहुत बड़ी पेमेंट थी कि उधारी कैसे की जाए, और उधारी की जाए तो किस चीज़ की जाए, क्योंकि उस टाइम जितनी भी चीज़ें बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होती थी वो सारी की सारी क्या थी, पेरिशेबल। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। वीट हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, कपड़ा हो गया, ये कोई ये नहीं कि एक बार ले लिया तो सालों साल चलेगा, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं 6 महीने साल के अंदर अंदर। सॉरी 6 महीने साल तो बहुत ज़्यादा टाइम कह रहा हूँ मैं, पेरिशेबल 2 या 3 दिन में। ब्रेड लेके आओगे 2 से 3 दिन में खानी पड़ती है, दूध लेके आओगे अगर नहीं यूज़ किया 3 दिन में ख़राब है, और फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, आटा हो गया, ये सब जल्दी जल्दी आपको यूज़ करना पड़ता है और ख़राब हो जाता है। तो अगर आप उधारी करना चाहते हो 6 महीने बाद के लिए तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारा गुड्स 6 महीने बाद जो होगा वो तो खराब हो चुका होगा। अगर आज की उधारी करते हो 6 महीने बाद वो खराब हो चुका होगा, या इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 6 महीने बाद जो आप गुड्स दोगे वो सेम क्वालिटी का होगा जो आज वादा किया था। तो उधार के लिए एक वादे की जरूरत होती है, तो वो कुछ था ही नहीं। साथ ही इसी तरह एक तो इसमें ये आ जाता है लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज अगर आपको किसी को उधार देना हो, मान लो मैंने आपसे गुड्स लिए, मैंने कोई गुड्स लिए, बीच में को पेमेंट करनी है, तो मैं उसको चेक दे देता हूँ, मैंने उसको चेक दे दिया, या मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, जिसको BR भी कहते हो, बिल रिसीवेबल। अकाउंट्स के बच्चे को पता है कि बिल रिसीवेबल क्या होता है। जिसको अब बिल, मैंने उसको बिल दे दिया कि मेरे को 3 महीने बाद दे दियो, या मैंने चेक दे दिया कि 3 महीने बाद मेरे को पेमेंट, मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। अब ये चेक क्या है, मैंने इससे वो लिया, गुड्स लिया और इसको बदले में चेक दिया, तो मैंने चेक दिया, ये चेक क्या करेगा, बैंक में जाएगा मेरे, और 6 महीने बाद बैंक में जाके पैसे निकाल लेगा, उसको पैसे मिल गए। तो ये चेक ये संभाल के रखेगा। ये चेक है क्या, बेसिकली ये मनी ही तो है, तो ये संभाल के रख लिया। तो उस टाइम पे ऐसा कोई चेक या डिमांड या बैंक, ऐसा मनी कोई था ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जिससे हम उधारी कर सकें। तो बदले में, उधार के बदले हमको गुड्स के बदले गुड्स ही देने पड़ते थे, लेकिन वो गुड्स जल्दी जल्दी खराब होते थे, तो 6 महीने साल के उधारी होना संभव नहीं था। लास्ट पॉइंट है जी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू कि मोस्ट ऑफ द गुड्स डू नॉट पोजेस ड्यूरेबल। अभी हमने बताया कि ज्यादातर गुड्स थे वो क्या थे, पेरिशेबल। ठीक है, आज मेरे पास मनी है, देखो मैं हर चीज का एग्जांपल मनी से दे रहा हूं ताकि ये समझ आ जाए। आज मेरे पास मनी है, मैं इसको सेव कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, अपनी गुल्लक में कर सकता हूँ, पिगी बैंक में, अपने सबके घर में गुल्लक होती है, पिगी बैंक में डाल दिया। क्या वो पिगी बैंक में पड़े पड़े खराब हो जाएगा 2 महीने में? बिल्कुल नहीं होगा। उसको 10 साल भी रखे रखो तब भी वो खराब नहीं होगा। क्या मैं अपने बैंक में कर सकता हूँ सेविंग्स अकाउंट? मैं अपना बैंक का अकाउंट खुलाऊंगा, उसमें पैसे जमा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं अपनी सेविंग्स कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ, किस लिए? फॉर फ्यूचर यूज। कि मान लो मेरी तबीयत खराब होगी, मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ गया, या मेरे घर पे किसी को जाना पड़ गया, तो मेरे पास पैसा सेव होना चाहिए ताकि मैं उस टाइम के लिए यूज कर सकूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे थे नहीं। अब सेव क्या करोगे? मान लो अब इस टाइम पे बार्टर सिस्टम पे आ जाते हैं वापस, मेरी तबीयत खराब होगी, मेरे को बड़ा इलाज की ज़रूरत है, और मेरे को बहुत सारा दवाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, तो इलाज के लिए दवाइयाँ चाहिए। अब दवाइयों के बदले मैं उसको क्या दूंगा? वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, तो दवाइयों के बदले वीट बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। तो अब मेरे पास वीट तो इतना था नहीं, तो मैं क्या दूँ उसको? मेरे पास कुछ होगा नहीं देने के लिए, तो क्या मेरा इलाज नहीं होगा? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर आपको पैसों की स्टोर करने की ज़रूरत है फ्यूचर के लिए, तो आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब चीज़ें पेरिशेबल होती थी, जल्दी खराब होती थी। तो लॉन्ग रन में ये चीज़ें नहीं चली। इसके अलावा और भी काफ़ी दिक्कतें थी जो हम बचपन में पढ़ते आए, लेकिन अभी चैप्टर में जब 4 दिए तो हम चैप्टर के अंदर रहेंगे, सिलेबस के अंदर रहेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स आपके बुक में मार्क कर दिए गए हैं, आपको पढ़ना है। फिर भी किसी को कोई समझना है, मेरे को पर्सनली वो व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकता है कि इनमें से एक पॉइंट से ये दोबारा से समझा दो, तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे समझ लो चैप्टर 90% खत्म हो चुका है, सिर्फ 10% रह गया। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम के बाद हमको करनी है डेफिनेशन ऑफ मनी। डेफिनेशन ऑफ मनी, इससे पहले के सिलेबस में फंक्शंस ऑफ मनी भी थे जो आपके सिलेबस में कट गए हैं, तो अच्छा हो गया, खुश हो जाओ कि फंक्शंस ऑफ मनी कट गए हैं, तो एक चीज़ आपका बच गया। अब व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मनी?
देखो मैं डेफिनेशन बनाऊंगा इनमें से, क्योंकि ये देखो बार्टर सिस्टम में कमियां थी, ये कमियां किसने पूरी की? मनी ने। तो यही डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। तो मनी जो बुक में लिखी हुई है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ, बीच का आप लोग लिख लेना, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये पहली डेफिनेशन के अंदर पहला, ये फंक्शंस भी हैं जो फंक्शन हम पहले पढ़ाते थे, तो वो यही पढ़ाते थे कि पहला फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो डेफिनेशन और फंक्शन एक ही है, विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखो ये कहाँ से आई मीडियम एक्सचेंज? यहाँ से, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए कोई वो नहीं था कि मेरे पास कोई मीडियम नहीं था, जब उसको जरूरत है तो मेरे को भी जरूरत हो, ऐसा जरूरी नहीं था। तो एक मीडियम एक्सचेंज चाहिए था कि उसको जरूरत ना भी है तो मैं उसको कुछ दे दूँ, जब उसको जरूरत ना है वीट की तो मैं कुछ दे दूँ। तो ये बन गया वो मनी, कि जब मैं उससे क्लॉथ लेने गया हूँ, उसको वीट नहीं चाहिए कि भैया नहीं चाहिए वीट मेरे को, ठीक है मेरे से पैसे ले ले, ठीक है ले पैसे दे दे, तो हो गया मीडियम एक्सचेंज, ये इससे बना। सेकेंड क्या था? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉमा मेजर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू की लैक था, वो था नहीं, अब पूरा हो गया, क्योंकि मनी एक मेजर ऑफ वैल्यू है। मनी को हम गिन सकते हैं ना, पैसा गिनते हो, जो गिन सकते हो वो क्या होता है? मेजरेबल टर्म, उसकी वैल्यू गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हैं। और स्टोर ऑफ वैल्यू कॉमा स्टोर ऑफ वैल्यू, तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4th वाला पॉइंट आ गया स्टोर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया वो, क्योंकि इसको स्टोर कर सकते हो, गुल्लक में स्टोर कर सकते हो, बैंक में स्टोर कर सकते हो। एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, एंड मीन्स फॉर है, आपकी बुक में लिखी हुई है, ऐसी वीडियो में टाइम वेस्ट हो रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, उधारी के लिए एक आपको मीन्स मिल गया। तो ये 3rd पॉइंट है आपका, यहाँ पे ये भी कवर हो गया। तो बेसिकली 4 पॉइंट से ही आपकी डेफिनेशन बन गई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड ऑफ पेमेंट। तो ये इनके, अगर फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में कुछ हल्का सा हिंट दे देता हूँ, वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन ऑफ मनी आ जाए तो यही है, पहला फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, थर्ड फंक्शन ये है, फोर्थ फंक्शन ये है। इसी को लाइन वैसे जैसे 4 लिमिटेशन, तो ये 4 फंक्शन ऑफ मनी बन जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट के हम चेक दे सकते हैं, हम डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, हम उसको उधार कर सकते हैं। हम उस अगर उधार करूंगा तो 6 महीने बाद, आज हम EMIs करते हैं ना, तो पैसों की क्वालिटी तो होती नहीं कोई, नोटों की जरूरत होती है, सिक्कों की जरूरत है, लेकिन पैसों की क्या क्वालिटी है? मनी पैसा होता है, पैसों की कोई क्वालिटी नहीं। 6 महीने बाद भी उसको वही क्वालिटी का पैसा दूंगा 6 लाख रुपए, तो 6 महीने पहले भी उसको 6 लाख रुपए देना है, तो कोई दिक्कत वाली बात आती ही नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ मनी खत्म हो गया, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, मनी सप्लाई करके खत्म करते हैं। व्हाट इज मनी सप्लाई? देखो ये चैप्टर 10 मिनट का है, वैसे अगर मैं समझाना चाहूँ ना 10 मिनट में आपको समझा दूंगा, आप लोग घर चले जाओगे जब बैच में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है कि ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप लोग बोलोगे सर ये तो हमको सब कुछ पता है, आप डिटेल में डीप में क्यों जा रहे हो, बोला बोरिंग सा हो गया चैप्टर। ये इसलिए जाना पड़ता है कि ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जिनको जल्दी समझ नहीं आता, तो सबका देखना पड़ेगा। तो जिन लोग को समझ जल्दी आ जाता है वो फॉरवर्ड करते हैं साथ साथ, जिन लोग को प्रॉब्लम है कि कई होते हैं कि जिनको देर से समझ आता है, उनको बार बार बताना पड़ता है कोई चीज़, कोई वीक होते हैं, तो सबको साथ लेके चलना है हमने, फिलहाल मुश्किल टाइम चल रहा है, तो इसीलिए उनके लिए इसको डिटेल में बार बार रिपीट करनी पड़ती है बातें, ताकि उनको समझ आ जाए। तो मनी सप्लाई होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कहां पे? पहला पॉइंट, हेल्ड विद पब्लिक, लोगों के पास कितना पैसा पड़ा है, लोगों के पास कितना पैसा पड़ा है, घर में, बैंक में, यहाँ पे, वहां पे, वो सारा कवर हो जाता है इसमें। हेल्ड विद पब्लिक एट अ पर्टिकुलर
पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड विद पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसे कहते हैं कि एक टाइम पे, मान लो आज डेट है 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल पे मेरे पास कितना पैसा पड़ा है। आप बोलोगे सर मेरी जेब में तो 2000 पड़े हैं। अब भैया खाली जेब नहीं पूछी, तेरी जेब में कितना पड़ा है, तेरे पिगी बैंक में कितना पड़ा है, तेरे बैंक अकाउंट में कितना पड़ा है, तेरे टोटल पास कितनी संपत्ति, कितना, अच्छा संपत्ति नहीं सॉरी, लिक्विड पैसा जिसको आप फटाफट से कैश में बदल सकते हो, एग्जैक्टली पैसा खर्च करने के लिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आज की डेट, कोई डेट, कोई टाइम, तो उसको कहते हैं मनी सप्लाई। तो इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो आप लोगों ने मेरे को बताना है कि ये स्टॉक है कि फ्लो है। तो इसका आंसर है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो मतलब ये स्टॉक है, फ्लो नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन आता है मनी सप्लाई इज अ डैश कंसेप्ट, ऐसे करके आता है। तो इसमें आप लोगों ने आंसर लिख देना है स्टॉक कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना पैसा पड़ा है, जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है हम स्टॉक लिखते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो हेल्ड बाय पब्लिक है सिग्निफाइज मनी यूजिंग सेक्टर दैट इज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। तो इसमें दो बंदे आ जाते हैं, पब्लिक में आपका इंडिविजुअल्स भी आ जाएगा, लोग, और बिजनेस कंपनीज, बिजनेस फर्म्स भी। एक्चुअली मार्केट में पैसा है कितना? अब मार्केट में पैसा दो जनों के बीच में होता है, लोगों के पास और कंपनियों के पास, बिजनेस के पास। बाकी जो गवर्नमेंट के पास पड़ा है, बैंक में पड़ा है, वो हमारा ही तो पैसा है, वो इसमें नहीं गिना जाता। तो मनी सप्लाई में दो ही बंदों का पैसा गिना जाता है, इंडिविजुअल्स प्लस बिजनेस, कॉर्पोरेट्स कह लो या फर्म्स कह लो, बिजनेस फर्म्स। तो इसमें गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो नहीं गिना जाएगा, और जो बैंक्स के अंदर पैसा है वो नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा? क्योंकि बैंक वाला पैसा भी तो मेरा पैसा है, वो इसमें काउंट हो चुका है। गवर्नमेंट के पास कौन सा पैसा जाता है? गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है हम लोग टैक्स भरते हैं, तो वो भी तो हमारे पैसा है। तो बेसिकली ये दो चीजों का पैसा हेल्ड पब्लिक का मतलब ये है। लोग, पब्लिक में गवर्नमेंट नहीं आती, पब्लिक में बैंक नहीं आते, पब्लिक में लोग और बिजनेस फर्म्स आती हैं। दूसरा है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक कंसेप्ट। इसके बाद आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, और इसमें आपको एक चीज दी हुई है ऐसे करके M1, M2, M3, M4। तो ये मैं आपको आज नहीं करा रहा, इस वीडियो में तो खासकर नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार तो हमने इसको कराया भी नहीं है, और कई बार इसको हम कराते हैं बिल्कुल फ्री टाइम में, जब वेला टाइम हो, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, चलो ठीक है, इस मतलों को मतलब समझा देते हैं। तो इसको क्या कर देना है आपने, अपने रजिस्टर की बैक साइड पे लिख देना है पेंडिंग वर्क में। पेंडिंग में लिख दो ये वाला टॉपिक। जब आप मेरे से बैठोगे, हम इकट्ठे मिलेंगे क्लास में, बैच में बैठेंगे ट्यूशन सेंटर में, तब हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। 2 मिनट या 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट का टॉपिक है। फिलहाल इसको डिस्कस मैं नहीं करा रहा, क्योंकि मैं इसको कराऊंगा तो ये सारा भूल जाओगे आप। थोड़ा सा टेढ़ा कंसेप्ट है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं करा रहा। इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी करके जाओगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन बोर्ड्स हैं, CBSE वाला कब क्या दे दे हमको पता नहीं, हम छोड़ते कुछ नहीं है। लीस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी होगी ना, हम CBSE बोर्ड्स में वो कवर करते। आप लोग 11th मेरे पास पढ़े थे, हमने कितना कुछ छुड़वा दिया आपको, क्योंकि आपकी मैडमों ने छुड़वा दिया, परवाह नहीं, बोर्ड में नहीं छोड़ना कुछ भी। तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो लोगों के पास और बिजनेस फर्म के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्टॉक कंसेप्ट, इसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। की मार्केट में कितना मनी इस टाइम है और कितना घूम रहा है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 मनी खत्म है, ये हम पेंडिंग में लिख लेना, इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है बैंकिंग। ठीक है जी, आई थिंक बैंकिंग ही होगा, बैंकिंग। थैंक यू फॉर टुडे।